हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फ्री यूपीएससी प्रिपरेशन। आज हम बात करेंगे चेस्टर बर्नार्ड के बारे में और उनका जो कंट्रीब्यूशन रहा टू द एडमिनिस्ट्रेटिव थॉट उसके बारे में। इसके अलावा हम उनके द्वारा दी गई थ्योरी, जैसे उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन को एक कोऑपरेटिव सिस्टम की तरह डिफाइन किया, वो हम पढ़ेंगे। फिर उनका जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट था वो था फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बीच में उन्होंने कुछ डिफरेंस बताए हैं और किस तरीके से ये को एग्जिस्ट करते हैं। आप फॉर्मल को हटा करके इनफॉर्मल सस्टेन नहीं कर पाओगे, इनफॉर्मल को हटा करके आप फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन सस्टेन नहीं कर पाओगे। उन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप थी वो हम देखेंगे। देन अथॉरिटी को लेकर के इन्होंने पूरी थ्योरी डेवलप की है, एंड देन थ्योरी ऑफ अथॉरिटी के बेसिस पे इन्होंने एक जोन ऑफ इंडिफरेंस बताया है, यानी कि ऐसा जोन जहां पर अगर आप ऑर्डर देते हो तो एम्प्लॉय आपका ऑर्डर मानता है। फिर उन्होंने जो बिहेवियरल एस्पेक्ट है एडमिनिस्ट्रेशन का वो इंक्लूड किया है, जैसे लीडरशिप हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, इनके ऊपर भी उन्होंने बात की है। तो वन बाय वन उनके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर चेस्टर बर्नार्ड के बारे में। 1886 में उनका जन्म होता है एंड ही इज कंसिडर्ड एज द लीडिंग एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर्स। उनके पास एक्सपीरियंस था इंडस्ट्री में काम करने का। अगर मैं उनके वर्क की बात करूं, मैं बात करूं उनके काम की, तो दो वर्क जो है उनके बहुत फेमस है। पहला 1938 में आता है द फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव, हम इसके बारे में बात करेंगे। एंड देन 1948 में आता है ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। ठीक है, उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन को एक सोशल सिस्टम की तरह देखा था एंड ही इज कंसिडर्ड एज द स्पिरिचुअल फादर ऑफ सोशल सिस्टम स्कूल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, अब इसके अलावा चेस्टर बर्नार्ड की अगर मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बताऊं, एज सच आपने पढ़ा होगा चेस्टर बर्नार्ड के बारे में। उन्होंने डेवलप की थी ये जो बुक है द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव। इसमें उन्होंने जो मैनेजर होते हैं या जो सीनियर मैनेजमेंट होती है ना, ठीक है, उनके फंक्शंस के बारे में बात की थी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात की थी। एंड देन ये जो बुक है ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, इस बुक में उन्होंने बताया था कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक कोऑपरेटिव सिस्टम है। कोऑपरेटिव सिस्टम का मतलब क्या होता है, हम सबसे पहले वो बात करते हैं, लेकिन उम्मीद करती हूँ आपको सिस्टम अप्रोच के बारे में सबसे पहले पता हो। अगर नहीं पता तो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं सिस्टम अप्रोच को, कि सिस्टम अप्रोच होती क्या है। देखो, सिस्टम क्या होता है, हम कहते हैं ना कि कोई काम सिस्टम से हो रहा है, मतलब तरीके से हो रहा है, सलीके से हो रहा है, और हम कहते हैं ना कि वो सिस्टम का पार्ट है। सिर्फ सिस्टम होता क्या है, सिस्टम का मतलब होता है कि बहुत सारी चीजें कुछ इस तरीके से एक दूसरे से कनेक्टेड हैं कि वो एक कंप्लीट बनाती है। अगर वो मिल जाए तो एक कंप्लीट एंटिटी बनाती है। ठीक है, सो अ सेट ऑफ अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स। मैं पॉज ले रही हूँ बीच में टू एक्सप्लेन यू। अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स so related as to form a unity or organic। मतलब इसमें जितने भी पार्ट होंगे, अगर मैं इसको एक सिस्टम कंसिडर करती हूँ, ठीक है, इस सिस्टम में जितने भी पार्ट है वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है और वो एक दूसरे से रिलेटेड भी हैं, तभी जाकर के ये कंप्लीट होल बनाते हैं, कंप्लीट एंटिटी बनाते हैं, और ये ऑर्गेनिक होती है। ऑर्गेनिक का मतलब कि ये सरवाइव करती है, मतलब ये अपने एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करेगी, एनवायरनमेंट से इनपुट लेगी और ये आउटपुट भी देगी, और जो भी उसका आउटपुट होगा उसके हिसाब से जो उसको फीडबैक मिलेगा, उस फीडबैक के अकॉर्डिंग ये अपने आउटपुट में थोड़े बहुत चेंजेस या प्रोसेस में चेंजेस लेकर के आएंगे। ये होती है आपकी सिस्टम अप्रोच। ऑल्दो ये हमने डायरेक्टली सिर्फ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ही यूज नहीं की है, इसके अलावा बाकी जो सब्जेक्ट हैं वो उन्होंने भी सिस्टम अप्रोच को यूज किया है। जैसे सोशल स्ट्रक्चर्स के बारे में, जितनी भी सोसाइटी के अंदर स्ट्रक्चर्स होती है ना, टालकट पार्सन एक सोशोलॉजिस्ट रहे, उन्होंने इस थ्योरी को सोशल स्ट्रक्चर्स फिनोमिना एक्सप्लेन करने के लिए यूज किया। उन्होंने ओपन सिस्टम अप्रोच को यूज किया टू द स्टडी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर्स।
साइकोलॉजिस्ट, इकोनॉमिस्ट, पॉलिटिकल साइंटिस्ट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एनालिस्ट, इन सब ने सिस्टम अप्रोच का यूज किया है टू एक्सप्लेन द वेरियस फिनोमिना और टू एनालाइज द वेरियस फिनोमिना। एडमिनिस्ट्रेटिव एनालिसिस में एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच रिसेंटली यूज की गई। एंड अब हम बात करेंगे कि उन्होंने किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन को एक कोऑपरेटिव सिस्टम की तरह एक्सप्लेन किया है। देखो, सिंपल सी बात है, व्हाट इज एडमिनिस्ट्रेशन? वेरी सिंपल। एडमिनिस्ट्रेशन हम तब बोलते हैं जब इंसान कॉन्शियसली कोऑर्डिनेट करते हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेटेड हो गया या फिर कोऑपरेटिव हो गया। भी 5 लोग मिल करके कोई काम कर रहे हैं, कोऑपरेशन के साथ काम कर रहे हैं, तो चेस्टर बर्नार्ड ने सोचा कि ऐसी क्या कंडीशन की रिक्वायरमेंट है कि लोग आ करके कोऑपरेशन करें। हम इंसानों का कोऑपरेशन किन सिचुएशन में एक्वायर कर सकते हैं, मतलब व्हाई डू पीपल कोऑपरेट? क्या उनको सिर्फ पैसे से मतलब है या और भी रीजन है जिसकी वजह से वो किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ते हैं? तो इनका पूरा का पूरा जो ये था, ये एक ही क्वेश्चन के अराउंड इनकी पूरी थ्योरी घूमती, और वो था अंडर व्हाट कंडीशंस कोऑपरेटिव बिहेवियर ऑफ मैन इज पॉसिबल। उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन को एक कोऑपरेटिव सिस्टम माना। दैट मीन्स cooperation originates in the need of an individual to accomplish purpose which he individually cannot achieve। अगर आपको लगता है कि ये ऑब्जेक्टिव तो मैं अकेला अचीव कर लूंगा, तो आप दूसरे की मदद क्यों लोगे? एग्जैक्टली तो कॉपरेशन तभी आएगा, आप जाकर के किसी के साथ तभी काम करोगे जब आपको लगता है कि ये काम आप अकेले नहीं कर सकते। कॉपरेशन किस चीज में? जब आपकी खुद की जो इंडिविजुअल लिमिटेशंस होती हैं उसकी वजह से। इसीलिए लोग कोऑपरेट करते हैं। बट जैसे जैसे बहुत सारे इंडिविजुअल्स कोऑपरेटिव बिहेवियर में एंगेज होते जा रहे हैं, इट कॉन्स्टेंटली चेंजेस एंड कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल फैक्टर्स आर इन कॉन्स्टेंट इंटरेक्शन। बहुत सारे फैक्टर इंटरेक्ट करते हैं। तो जो एक कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन होता है ना, वो इफेक्टिव होना चाहिए फॉर इट्स सर्वाइवल। अगर वो इफेक्टिव नहीं होगा तो डेफिनेटली ये एनवायरमेंट के हिसाब से सर्वाइव नहीं कर पाएगा। हम कोऑपरेटिव सिस्टम को 2 तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। अब इसको समझिए कि एक इंडिविजुअल जा करके एक ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ता है। हम सबसे पहले इंडिविजुअल के बेसिस पे समझेंगे कि क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो उसको मोटिवेट कर रहे हैं कोऑपरेशन करने के लिए, ठीक है। उन्होंने 4 क्राइटेरिया बताए या 4 चीजें बताई जिसकी वजह से एक इंडिविजुअल कोऑपरेट करता है विद द ऑर्गेनाइजेशन। द वेरी फर्स्ट इज एक्टिविटी एंड बिहेवियर, सेकंड इज साइकोलॉजिकल फैक्टर्स एंड थर्ड इज द लिमिटेड पावर ऑफ चॉइस, बिकॉज देयर इज नो फ्री चॉइस इन दिस वर्ल्ड। मतलब आप ऐसा नहीं है कि मन में आया वो चीज आपने चूज कर ली, फ्री चॉइस नाम की कोई चीज नहीं है। एंड द वेरी फोर्थ इज पर्पस, ठीक है। तो बर्नार्ड कहते हैं कि अगर आप किसी इंसान को समझना चाहते हो तो आप 2 तरीके से समझो। आप अगर आप किसी इंसान को, और एक तो होता है विद इन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, और एक होता है आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। अगर वो विद इन ऑर्गेनाइजेशन है, इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, दे आर ट्रीटेड एज पार्टिसिपेंट्स इन स्पेसिफिक कोऑपरेटिव सिस्टम। तो यहाँ पर उनका जो है वो आपको फंक्शनल एस्पेक्ट दिखाया जाता है। उनको एक फॉर्मलाइज्ड रोल के अंदर फिट किया जाता है, उनको एक कास्ट दी जाती है, कास्ट इन द सेंस एक ढांचा दे दिया गया और उस ढांचे में खुद को फिट करना है। इनसाइड जॉब में फॉर्मल अथॉरिटी सब कुछ डिफाइंड होता है, फिट करना होता है अपने आप को। सेकेंड एंगल से क्या होता है, इसमें इंसान की खुद की अलग क्वालिटीज होती हैं, ठीक है, हैज हिज ओन डिस्टिंक्ट क्वालिटीज। ऐसा नहीं है कि ये 9 to 5 तो आप ये वाली क्वालिटीज पे आते हो और 5 to 9 फिर इस वाली क्वालिटीज पे आ गए, नहीं।
साइमल्टेनियसली चलती है, ये अल्टरनेटिव नहीं है। एंड दीज टू एस्पेक्ट ऑलवेज प्रेजेंट इन द कोऑपरेटिव सिस्टम। ठीक है, अब इंसान चॉइस किस बात पे करता है? अगर हम बात करें कि इंसान है ना खुद चूज करता है, उसकी खुद की चॉइस होती है, तो किन किन बेसिस पे इंसान चॉइस मतलब उसकी चॉइस जो है वो डिपेंडेंट होती है। एक तो होता है कि इम्पल्स, कि आपने सडनली कुछ डिसाइड कर लिया, देखा, और इम्पल्स ऑफ द मूवमेंट है ना, वो वाली बात है। इसके अलावा पर्पस है, आपकी खुद की डिजायर है, एंड लास्टली आपके खुद का इम्पल्स ऑफ द मूवमेंट है, राइट। सेकेंड थिंग क्या है कि आपके पास अल्टरनेटिव्स क्या है, उनके बेसिस पे भी आपकी चॉइस डिसाइड होती है ना। ये है आपका जो कोऑपरेटिव एक्शन था, या सॉरी कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन था, उसके बारे में। चेस्टर बर्नार्ड कहते हैं कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में आपने कोऑपरेशन के साथ काम करना है, देन देयर आर 3 एसेंशियल एलिमेंट्स। फर्स्ट, कि ऐसे लोग होने चाहिए जो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। सेकंड, सबका ना एक कॉमन पर्पस होना चाहिए जो वो अचीव करना चाहते हैं। और तीसरा उन्होंने कहा कि कोऑर्डिनेशन होना चाहिए प्लस कोऑपरेशन होना चाहिए टू अचीव कॉमन ऑब्जेक्टिव। ठीक है, चेस्टर बर्नार्ड कहते हैं कि जो एम्प्लॉइज के बीच में या मेंबर्स के बीच में इंटरेक्शंस हो रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फिर उन्होंने बात की ऑर्गेनाइजेशन में ही फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की। जहां पर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होगा वहां पर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन भी देखने को मिलेगा, ये बात चेस्टर बर्नार्ड कहते हैं। इवन जो फॉर्मल ग्रुप्स होते हैं वो भी इनफॉर्मल ग्रुप से मिलकर के बने हुए होते हैं, एंड इनफॉर्मल ग्रुप्स इवॉल्व टू बिकम द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। बोथ आर नेसेसरी फॉर ईच अदर्स एक्सिस्टेंस, एंड एक के बिना दूसरा एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो आप इसको ना एक बार देख लीजिएगा, ये जो फाइल है मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, सिंपल सी इसमें चीजें दी गई हैं। वैसे भी हम फॉर्मल एंड इनफॉर्मल के बीच में बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। कम्युनिकेशन देख लेते हैं, क्योंकि इनका मानना था कि एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर पाए, है ना। कम्युनिकेशन उन्होंने फर्स्ट एसेंशियल बताया था, तो एक बार कम्युनिकेशन का देख लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे बाकी फैक्टर्स के बारे में। कम्युनिकेशन के लिए वो कहते हैं कि ये फाउंडिंग स्टोन है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत ही तभी होती है जब ऐसे लोग साथ में आते हैं जो कम्युनिकेट कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। ये ऑर्गेनाइजेशन को स्टैब्लिश करने में मदद करता है, बट इट ऑल्सो प्लेज अ मेजर रोल इन स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इवन जो अथॉरिटी होती है ना, अथॉरिटी भी कम्युनिकेशन का ही एक फॉर्म है, अलग नहीं है, इट इज जस्ट अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। देखो इस लाइन को समझना, फॉर बर्नार्ड even the authority is a form of communication and its acceptance depends majorly on how well it is communicated to the subordinate। ठीक है, हम अथॉरिटी के ही डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। बिफोर चेस्टर बर्नार्ड सारे जितने भी क्लासिकल थिंकर्स थे वो ये मानते थे कि अथॉरिटी जो होती है ना, अथॉरिटी दैट रेस्ट विद द टॉप, हमेशा जो सीनियर मैनेजमेंट होगी या सीनियर जो होगा, अथॉरिटी उसके पास होती है, वहीं से अथॉरिटी ओरिजिनेट होती है, एंड इट रेस्ट विद द पोजीशन। अगर आप उस पर्टिकुलर पोजीशन पे बैठे हो दैट मीन्स यू हैव द अथॉरिटी। ये क्लासिकल थिंकर्स का आइडिया था, और ये आइडिया हमारा आज भी है। हम भी यही मानते हैं कि अथॉरिटी मीन्स सीनियर जो ऑर्डर दे रहा है उसके पास अथॉरिटी, इसलिए हमें फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन इट इज बर्नार्ड हु स्ट्रेस्ड दैट अथॉरिटी डज नॉट लाई इन द पोजीशन। अथॉरिटी पोजीशन में नहीं होती, अथॉरिटी उन लोगों में होती है जो
उनकी बात मानते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन द एक्सेप्टेंस ऑफ सबॉर्डिनेट्स। भी अगर मैं सबॉर्डिनेट हूं, मैं अपने सीनियर की बात मान रही हूं, मैं मान रही हूं इसलिए उनकी अथॉरिटी स्टैब्लिश हो रही है, ठीक है। एंड दैट इज कॉल्ड कंसेंशुअल व्यू ऑफ अथॉरिटी। दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू बर्नार्ड अथॉरिटी इज अ बॉटम अप अप्रोच। चेस्टर बर्नार्ड को इतनी डिटेल में इसीलिए कवर कर रहे हैं, अगर आप ट्रेंड को देखो तो चेस्टर बर्नार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन हर साल एक दो क्वेश्चन आ रहा है। मेनली एक क्वेश्चन तो चेस्टर बर्नार्ड से आ ही रहा है, ठीक है। तो ज्यादा चांसेस है एग्जाम में इनके बारे में पूछा जाए, इसलिए हम इनको थोड़ा डिटेल में कवर करेंगे। यहाँ पर है ना अथॉरिटी के बारे में उन्होंने बताया है। सबसे पहले तो अथॉरिटी होती क्या है? अथॉरिटी उन्होंने दो टाइप की बताई है। पहले बताई है उन्होंने ऑब्जेक्टिव अथॉरिटी। ऑब्जेक्टिव अथॉरिटी क्या होती है? इट अराइजेस फ्रॉम द सबऑर्डिनेट्स विलिंगनेस टू रिस्पेक्ट हिज सीनियर। भी मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में काम करती हूँ, मैं अपने सीनियर की रिस्पेक्ट करती हूँ, ठीक है। इस वजह से जो अथॉरिटी मैं उनकी एक्सेप्ट कर रही हूँ, दैट इज ऑब्जेक्टिव अथॉरिटी। सेकंड होता है सब्जेक्टिव अथॉरिटी। सब्जेक्टिव अथॉरिटी की अगर मैं सबऑर्डिनेट हूं तो मैं कितना अच्छे से मेरे सीनियर्स के ऑर्डर को समझ पा रही हूं, उससे स्टैब्लिश होती है सब्जेक्टिव अथॉरिटी। मैं एक्सेप्ट कर रही हूं, एक्सेप्ट करना चाह रही हूं, दैट इज ऑब्जेक्टिव। मैं कितना उस अथॉरिटी को, उस ऑर्डर को समझ पा रही हूं, है ना, मैं उसको कैसे इंटरप्रेट करती हूँ, उसके हिसाब से सब्जेक्टिव अथॉरिटी होता है। द पर्सन विल फॉलो द ऑर्डर ओनली, अगर उसको वो ऑर्डर समझ में आए, ठीक है। अगर उसको लगे कि जो ऑर्डर दिए गए हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स के हिसाब से सही है, अगर उसको लगे कि जो ऑर्डर दिया गया है वो उसके अपने गोल के हिसाब से सही है, और वो मेंटली एंड फिजिकली कैपेबल है उन ऑर्डर्स को फॉलो करने के लिए, तभी वो बंदा इंटरप्रेट करके ऑर्डर को फॉलो करेगा। भी मेरे सीनियर ने मुझसे कहा कि 10 यूनिट्स बैग बनाने हैं, ठीक है। एक सिंपल सा एग्जांपल लेके चलते हैं। मैं उनके ऑर्डर को फॉलो करना चाह रही थी, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव अथॉरिटी उनकी स्टैब्लिश होगी। सब्जेक्टिव ये तब होगी कि मैं इस ऑर्डर को कैसे इंटरप्रेट करती हूँ। भाई मुझे ये बैग किस चीज के बनाने हैं, क्या मुझे ये ऑर्डर समझ में आया, ठीक है। क्या ये मेरे काम से रिलेटेड है, क्या ये मेरे काम से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। क्या मैं कैपेबल हूँ इस काम को करने के लिए, इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रख करके फिर होती है आपकी सब्जेक्टिव अथॉरिटी, ठीक है। अब चेस्टर बर्नार्ड कहते हैं कि अथॉरिटी जो है ना वो कुछ इस तरीके से होती है कि सामने वाला आपकी बात मानता है। यहां पर उन्होंने टर्म यूज की है फिक्शन ऑफ अथॉरिटी। फिक्शन ऑफ अथॉरिटी क्या होता है? फिक्शन ऑफ अथॉरिटी कहती है कि देखो, जनरली जो सीनियर होते हैं ना, उनको लगता है कि जस्ट बिकॉज उनके पास वो उस पोजीशन पर हैं, उनके पास अथॉरिटी है, तो सबऑर्डिनेट उनकी बात मानेंगे, ठीक है। अब ऑन दी अदर हैंड इसी सिचुएशन को आप दूसरे तरीके से देखिए। आप मान लीजिए एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो, ठीक है। आप वहां पर एक वर्कर हो, आपके सीनियर ने आपको कोई ऑर्डर दिया, आप उस ऑर्डर को रिजेक्ट नहीं करना चाह रहे। अगर आप उसको रिजेक्ट करोगे तो आपको उस ऑर्गेनाइजेशन से निकाल दिया जाएगा। सेकेंड थिंग, वहां पर आपका जो स्टेटस है वो खराब होएगा, आपकी बदनामी होगी, इंसल्ट फील करोगे, ठीक है। हो सकता है कि आपको जो इंसेंटिव्स मिल रहे थे वो भी वहां पे खत्म हो जाए। तो यहाँ पर आप अपना बेनिफिट देख रहे हो, ठीक है। आप अपने बेनिफिट्स को ध्यान में रख करके उसके ऑर्डर को फॉलो कर रहे हो। तो सीनियर को ये लगता है कि ये आपसे डरता है, इसी क्योंकि आपके पास अथॉरिटी है, इसीलिए वो आपकी बात मान रहा है। ऑन दी अदर हैंड वर्कर खुद के लिए, भाई मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए, मेरा स्टेटस ना चला जाए, मेरी बदनामी ना हो, मेरे इंसेंटिव छिन ना जाए, इसीलिए मैं आपके ऑर्डर मान रहा हूँ। यहाँ पे विलिंगनेस नहीं है, ठीक है। ये आउट ऑफ रिस्पेक्ट नहीं हो रहा है, ये आप अथॉरिटी को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, आप रिस्पेक्ट कर रहे हो अपने बेनिफिट को। जिस दिन आपको ये हो जाए ना कि मैं दूसरा काम स्टार्ट कर लूंगा, मतलब आप चार बातें सुना करके आ जाओगे अपने सीनियर को। तो यहाँ पे क्या है, दिस इज कॉल्ड फिक्शन ऑफ अथॉरिटी, ठीक है। इसके बारे में चेस्टर बर्नार्ड क्या कहते हैं, एक बार वो और देख लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो अथॉरिटी को लेकर के जो बर्नार्ड के व्यू थे वो काफी ओरिजिनल थे,
फिक्शन ऑफ अथॉरिटी की अगर मैं बात करूं तो बर्नार्ड कहते हैं कि जो इफेक्टिवनेस होती है अथॉरिटी की, ठीक है, दैट रेस्ट विद द सबॉर्डिनेट, भी सबॉर्डिनेट आपकी बात मान रहे हैं या नहीं। लेकिन अथॉरिटी को वो मानते हैं कि अथॉरिटी एक फिक्शन की तरह, फिक्शन पता है क्या होता है, विच डज नॉट एग्जिस्ट इन रियल, द थिंग दैट डज नॉट एग्जिस्ट इन रियल, है ना, उसको तो हम बोलते हैं फिक्शन। ये फिक्शन ऑफ अथॉरिटी क्यों आता है? अकॉर्डिंग टू बर्नार्ड, जो वर्कर्स होते हैं ना, जो सबॉर्डिनेट होते हैं, वो डरते हैं फ्रॉम फेसिंग द डिसएडवांटेज। अगर वो ऑर्डर्स को रिजेक्ट कर देंगे देन उनको कुछ डिसएडवांटेज जो है वो फेस करने पड़ेंगे, और वो फेस करने से वो लोग डरते हैं। सबॉर्डिनेट अपना स्टेटस, अपने अदर बेनिफिट लूज नहीं करना चाहते, है ना। वो जो होता है ना कि रिजेक्शन का जो फियर होता है वो उनको रोकता है, ठीक है। एंड उनको जो सुपीरियर्स है उनको ये लग रहा है कि लोग उनका ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ पे अथॉरिटी इस्टेब्लिश हो रही है। अगर आप एक वर्कर हो और आप अथॉरिटी को मान लीजिए रिजेक्ट कर देते हो, डिसओबीडियंस का अगर आपका केस होता है, देन हो सकता है आपको ऑर्गेनाइजेशन से बाहर निकाल दिया जाए, है ना। तो ये होता है फिक्शन ऑफ अथॉरिटी। अच्छा, इसी से रिलेटेड है ना कुछ और टॉपिक है, जैसे कंट्रीब्यूशन, सेटिस्फेक्शन, इक्विलिब्रियम हो गया, जोन ऑफ इंडिफरेंस है, फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव है। बर्नार्ड ने डिसीजन मेकिंग के बारे में भी काफी कुछ कहा है। अगर हम सारा आज डिस्कस करने पे आगे तो लेक्चर थोड़ा लेंथी हो जाएगा। हाँ, इसीलिए मैं आपको एक चीज और बता देती हूँ कि अगर आप फोकस करते हो चेस्टर बर्नार्ड पे, आई वॉन्ट यू टू फोकस ऑन चेस्टर बर्नार्ड्स वर्क, क्योंकि मैं एक छोटा सा ना आपको एग्जांपल देती हूँ। पिछले ना 3-4 सालों में क्वेश्चन पूछे गए हैं। जस्ट मोमेंट, ओके। फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव चेस्टर बर्नार्ड 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है इनसे रिलेटेड। Chester Bernard in the function of executive injected the social in study of organization. Explain in this context how the executive is expected to play a much greater role than a manager. 2018 में आया हुआ है कि चेस्टर बर्नार्ड का जो कंट्रीब्यूशन, सेटिस्फेक्शन, इक्विलिब्रियम है is still considered a logical model for organizational motivation. Do you agree? Give argument. 2017 में आया हुआ है कि executive position imply a complex morality and require a high capacity of responsibility. चेस्टर बर्नार्ड, आपने इस पे कमेंट करना है। मतलब 3 साल में कंटिन्यूअसली क्वेश्चन पूछा गया है इस टॉपिक के ऊपर, और इसकी वजह से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम कोई भी ऐसा नहीं रखेंगे कि ये चीज हमने डिस्कस नहीं की है, इसीलिए इसका एक पार्ट और आएगा, ठीक है, जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लेंगे और जो रिमेनिंग कॉन्सेप्ट है उनको भी डिस्कस करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं कल। इसके अलावा हमारे कुछ नए अपडेट्स आ रहे हैं चैनल के ऊपर। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल, एंड आप रेगुलरली कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें, ठीक है। वहां पर डेली बाइट करके एक नया इनिशिएटिव लिया गया है जहां पर रेगुलरली एक आर्टिकल पोस्ट किया जाता है, आपके एग्जाम से रिलेटेड होता है, तो आप चाहें तो उसके नोट्स भी बना सकते हैं। जैसे आपका डिजिटल करेंसी को लेकर के हो गया, इनइक्वालिटी को लेकर के हो गया, रिसेंटली जितने भी साइबर अटैक्स हो रहे हैं उनसे रिलेटेड, यानी हम ऐसे आर्टिकल्स कवर कर रहे हैं जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड हैं। ओके, तो वो एक करंट अफेयर आप मान के चलिए, उनके आप नोट्स बना सकते हैं, और कोई भी ऐसा आर्टिकल जो हमें लगेगा डिफिकल्ट एक्सप्लेन करना चाहिए तो हम उसको अलग से एक्सप्लेन भी करेंगे। हमारा इनिशिएटिव है, हमारा मोटिवेशन उतना ही है जितना आप सपोर्ट करते हो। ओके, हम भी वो होता है ना कंट्रीब्यूशन, सेटिस्फेक्शन, इक्विलिब्रियम पे चलते हैं कि हम जितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं हमें भी तो उतना एटलीस्ट सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए काम करने का। ओके, तो आपका एक लाइक, एक कमेंट बहुत मैटर करता है हमारे लिए। प्लीज चैनल को शेयर करें, बताएं अपने फ्रेंड सर्कल में, या जहां पर भी आपके अगर कोई कांटेक्ट हैं, आप अगर कोई ग्रुप ज्वाइन करते हैं तो आप एक बार प्लीज शेयर करें। एंड इसी के साथ हम आज का ये लेक्चर खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच।